वो आपका मैकेनिक्स कहलाता है ना। मैकेनिक्स आपका क्या है, एक तरह से मैकेनिक्स क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स में आप मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस पढ़ते हो एक तरह से, है ना, मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस पढ़ते हो। लेकिन यहां पर उन फोर्सेस के अगेंस्ट आपके मटेरियल में क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर, लोड एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लोड की अगर हम बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म, लोड। लोड, लोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कंसेप्ट है? देखिए, लोड का क्या सीन है कि किसी भी स्ट्रक्चर पे, चूंकि आप सिविल इंजीनियर हैं बेसिकली, वैसे तो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, उन वो सभी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेंबर से जुड़कर बने होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो मेंबर से जुड़कर बना होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका बना होता है मेंबर से, मेंबर से बना होता है हमारा आइडिया, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं वो आपके मेंबर से बने होते हैं। अब उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स पे लोड्स आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, चाहे कोई कार हो, बाइक हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई ब्रिज हो, कोई रोड पे भी लोड्स आते रहते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग ही अगर हम ले लेते हैं तो एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। स्लैब होती है, उसकी स्लैब होती है, वहां पर लोड आता रहता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लोड आता रहता है, उसके कॉलम पे आता रहता है, स्लैब पे आता रहता है, लिंटल पे आता रहता है, फिर फाउंडेशन, बट बियरिंग्स पे, फाउंडेशन पे, और सब सॉइल पे फाइनली लोड आता रहता है। तो यहाँ पे माय डियर कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है ना, हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट पे किसी भी फॉर्म में लोड हमेशा आता रहता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का लोड हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, चाहे हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो या वो बैकग्राउंड में इनडायरेक्टली लोड अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर पर जो एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करता है ना, लोड आपका बेसिकली डिफाइन किया जा सकता है, लोड इज द सिस्टम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी, है ना। तो लोड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी, सिस्टम ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी। लोड may be defined as, load may be defined as system of a force, system of external forces, external forces, ठीक है, वर्किंग ऑन अ बॉडी, वर्किंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। लोड बेसिकली होता क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी। किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस वर्क करता है। अब वो एक जरूरी नहीं है एक ही टाइप का फोर्स हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं। जैसे आप पुल पर चलते हैं, तो पुल पर क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन लोड आता है, जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, जितने भी हम लोग आते जाते हैं, ठीक है, साइकिल, बाइक साइकिल्स, कार्स, ट्रक्स, उन सभी का लोड हाईवे पे, रेलवे पे, रोड पे, ब्रिजेस पे नेचुरली आपको देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि वो लोड परमानेंट टाइप का है या टेम्परेरी टाइप का है, उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है या डिफरेंट है माय डियर, ठीक है, वो अलग चीज है। वो किसी न किसी रूप में एक फोर्स उस पर वर्क करता रहता है, दैट इज लोड। जी हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल स्टार्ट करने से पहले लोड का कंसेप्ट दिमाग में होना जरूरी है कि भाई लोड, बिना लोड को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में। अब इसके बाद माय डियर क्या करते हैं कि
हम चूंकि पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब व्यक्त पदार्थों की सामर्थ्य के बारे में, कि अब हमें ये देखना है कि जो लोड हमारी बॉडी पे लग रहा है, जो लोड हमारे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो भी भार आ रहा है, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्या उन फोर्सेस के अगेंस्ट हमारा जो बॉडी है, हमारा जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या वो उन फोर्सेस के अगेंस्ट लोड बियर कर सकता है, उसकी क्षमता है, क्या वो स्टेबल हो सकता है उन लोड के अगेंस्ट, ठीक है, क्या वो सरवाइव कर सकता है, प्रॉपर वर्किंग कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि लोड लगने पर उसमें डैमेज आ जाए, वो फेल कर जाए, कोलैप्स हो जाए, उसकी फंक्शनिंग रुक जाए, वर्किंग ना कर पाए वो, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर उसकी कैपेसिटी, अगर उस पर 30,000 किलो न्यूटन का अगर मान लीजिए लोड लग रहा है एक, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो क्या ये स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्ट इस 30,000 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकता है? इसकी कैपेसिटी इतनी है? अगर ये इतना बियर कर सकता है, जितने भी इस पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यही इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है ना। और तब हम कहते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस पर पड़ने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को, जो कि लोड के रूप में जाना जाता है, उसको बियर कर सकता है माय डियर, उसको सहन करने की क्षमता रखता है, कैपेबल है, वो कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीम भी आप ले सकते हैं। अब बीम क्या है माय डियर? बीम एक तरह का हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है ना, एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल बार है आपका, मान लेते हैं ये आपकी बीम हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस पर कोई एक्सटर्नल लोड W लग रहा है, ठीक है, तो इस पर क्या ये बीम, क्या ये ऑब्जेक्ट इस लोड को बेयर कर पाएगा? नेचुरली अगर ये कर लेता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये मेंबर हमारा, ये ऑब्जेक्ट इस लोड को बियर करने में कैपेबल है, ठीक है। और जो भी इस पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं, दैट आर लोड, वो लोड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोड को आप समझ सकते हैं। लोड में बी डिफाइन एज अ सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है इनडायरेक्टली भी हो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं माय डियर टाइप्स ऑफ लोड। लोड के टाइप्स क्या है ना, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लोड का कंसेप्ट तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि भाई लोड एक्चुअली है क्या। अब लोड के टाइप्स क्या होते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली वैसे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, बहुत सारे तरह के लोड्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट आर एज फॉलोज, कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर एज फॉलोज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा जिसे कहते हैं डेड लोड। जी हाँ, डेड लोड जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पूछा जाता है माय डियर कि डेड लोड क्या है, ठीक है। अब डेड लोड का क्या सीन होता है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे लगता है और इसका वर्किंग पोजीशन फिक्स्ड होता है, लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड होता है ना, दैट इज डेड लोड। दिस इज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ लोड, the line of action, the line of action and
working position is fixed, position is fixed of this type of load, type of लोड माय डियर, है ना। ये जो एक्शन है डेड लोड का, लाइन ऑफ एक्शन, ये फिक्स्ड होता है और एक ही डायरेक्शन में ये वर्क करता है। पोजीशन ऑफ फिक्स ऑफ दिस टाइप, इसका सारी चीजें हमें मतलब डिफाइन होती हैं, ऐसा नहीं कि प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड होता है डेड लोड का, और ये परमानेंटली होते हैं, वर्क्स एज परमानेंटली, वर्क्स एज permanently on the body, works as permanently on the body, है ना। इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन एकदम फिक्स होगा कि भाई इस लाइन ऑफ एक्शन पे, इस पॉइंट पे, यहां पे लगता है, और ये परमानेंटली वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी हैं, हट जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी वस्तु का जैसे मान लिया आप छत पे चल रहे हैं, ठीक है, तो मान लिया आप छत के ऊपर और स्टोरी बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और भी जितनी स्टोरी बने, तो उन सभी स्टोरीज का लोड अल्टीमेटली आपके ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी ऊपर से और लोड आ रहे हैं जो उसकी स्टोरी के हैं, वो सारे के सारे लोड डेड लोड में आ जाते हैं, जो कि मूव नहीं करते हैं। डेड लोड का यही चीज होता है, वो एक जगह फिक्स होता है कि भाई यहाँ पे लग रहा है और ये परमानेंटली वर्क करता है, वो डेड लोड, ठीक है। लोड या फोर्स, लोड बेसिकली है क्या, फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, और यूनिट आप सभी जानते हो, यूनिट आपका फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, केजी होता है, किलो न्यूटन होता है ना। इस तरह से जो है और भी सारे यूनिट्स यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये आपका डेड लोड हो जाता है माय डियर, और परमानेंटली वर्क करता है। जैसे अगर मैं यहां पर, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक बीम ले रहा हूं, अगर ये मैं कोई लोड यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अब ये कोई आपके, अगर मैं बीम लेता हूं इसके सेंटर पॉइंट सी पर, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे जाएगा, वो फिक्स है कि भाई यहाँ पे इस तरह से इसका, इस बल का जो रिजल्टेंट परिणामी है वो यहाँ पे सी पॉइंट पे, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड है और ये एक ही जगह पे है और परमानेंटली वर्क कर रहा है, दैट इज डेड लोड कंसीडर होता है। किसी बॉडी का सेल्फ वेट वो एक डेड लोड की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ओके। किसी चीज पर अगर परमानेंटली लोड आ रहा है, रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो परमानेंटली हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी मेज पर कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो उसका वेट परमानेंटली वहां पे रहेगा, वो फिक्स स्टेशनरी कंडीशन में, हाँ स्टेशनरी होना चाहिए, मूवेबल नहीं होना चाहिए, तो वो आपका डेड लोड कंसीडर होता है माय डियर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं लाइव लोड, दूसरा है माय डियर जिसे बोलते हैं हम लोग लाइव लोड, ठीक है, लाइव लोड। अभी लाइव लोड क्या होता है माय डियर, ये मूवेबल होता है, ये मूवेबल लोड होता है, ये वेरी करता रहता है, ये मूवेबल लोड रहता है, मूवेबल लोड है एक तरह का, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं फर्श पे चल रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये छत हो गई या स्लैब हो गई मान लीजिए, ठीक है। अब ये हम लोग हो गए, अब ये चल रहे हैं, एक बार यहाँ अभी ए पर थे, फिर चलते 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 बी पर पहुंच गए, है ना, अब यहाँ पे आ गए, तो हमारा जो लोड है कभी यहाँ पर लग रहा है, कभी यहाँ पे लग रहा है, कभी यहाँ पे लग रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ लग रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, तो ये क्या है, स्टेशनरी है, परमानेंटली है नहीं, ये प्लेस टू प्लेस हम लोग बदलता जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ ये भले मान सकते हैं कि इस पूरे ट्रेवल पथ का रिजल्टेंट एक जगह पे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, रिजल्टेंट जहां पर इसका उस पूरे इंटायर फोर्सेस का, ठीक है, जो लोड है वो एक जगह वर्क करते हुए अगर मान लिया जाए तो वो आपका लाइव लोड कंसीडर हो जाता है, ठीक है ना। तो
जैसे विंड लोड हो गए आपके, हवाओं के जो भार हो गए, ये सारे लोड हो गए आपके, ठीक है, जो वेरी करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहते हैं, मूवेबल रहते हैं, दैट आर लाइव लोड्स हो जाते हैं माय डियर। ठीक है, तो ये दो चीजें थी आपकी, डेड लोड, लाइव लोड, है ना। अब आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग। डेड लोड, लाइव लोड के बाद आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड बेंडिंग लोड। ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग लोड। दूसरा आपका जाता है माय डियर डायरेक्ट एंड, अच्छा, ये जितने भी लोड्स या फोर्स आते हैं वो क्या हो सकते हैं माय डियर। ठीक है, कॉजेज ऑफ फोर्सेस, कॉजेज ऑफ फोर्सेस, माय डियर जो फोर्सेस के कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे किसी चीज में, किसी बॉडी के चेंज इन ड्यू टू इनर्शिया फोर्सेस, ठीक है, हो सकता है ड्यू टू इनर्शिया एट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी के कारण। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्पीड में चल रही है या मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसके जड़त्व इनर्शिया के कारण, इनर्शिया क्या होता है कि किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहता है, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहता है, दैट इज इनर्शिया, आप सभी जानते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी इसमें चेंज हो रहा है, अगर मान लीजिए वो रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है, एट रोटेशनल बॉडी, अगर रोटेट कर रही है कोई बॉडी रोटेशनल बॉडी पे, ठीक है माय डियर, है ना। इस तरह से और भी कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, लीनियर मोशन हो सकता है, और भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो किसी भी वस्तु की अगर स्थिति में किसी कारण से परिवर्तन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, शियर हो रहा है, अगर शियर के कारण आ रहा है, और भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। किसी भी कारण से अगर किसी वस्तु की बॉडी में चेंज, बॉडी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो उस बॉडी, उस पोजीशन में चेंज लाने के लिए कोई कॉज जरूर होगा, और वो कॉज होगा एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो कि बेसिकली लोड्स को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहां पे आपने डेड लोड देख लिया, लाइव लोड आपने देख लिया। अब हम और भी लोडेड की बात करेंगे, जैसे डायरेक्ट एंड बेंडिंग लोड भी बात कर सकते हैं, है ना। दो तरह का आपने देखा, फिर डायरेक्ट एंड बेंडिंग लोड पे हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड बेंडिंग लोड पे। यहां पे डायरेक्ट का मतलब है किसी चीज पर जब डायरेक्ट लोड आ जाए, किसी चीज के ऊपर डायरेक्ट उसको रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, और उसके कारण जो लोड होगा वो डायरेक्टली आपको फील होगा। जैसे आपके सिर पर अगर बोझा धर दिया जाए तो आपको तुरंत फील होगा ना, अब मेरे सर पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से डायरेक्ट लोड का क्या सीन है कि किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे किसी कॉलम पे कोई लोड लगा दिया जाए, किसी बीम पे कोई लोड लगा दिया जाए, तो वो क्या है, डायरेक्ट लोड आ गया। और अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है, जैसे कोई बीम वगैरह है यहाँ पर मान लिया, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बीम है और उस पर लोड जब हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो वो पहले
ए बी पोजीशन में था, लेकिन अब क्या हुआ, ठीक, अब क्या वो बेंड हो गया। ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दैट इज बेंड। तो ये जो लोड्स है, ये एक तरह का कैसा लोड इसको बता रहा है, एक तरह का, ये इस लोड के कारण इसमें बेंडिंग आ रही है, तो बेंडिंग लोड हम कह सकते हैं। ट्रांसवर्स लोड होता है आपका, इसके साथ साथ ट्रांसवर्स लोड होता है। ट्रांसवर्स लोड होता है माय डियर, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड का क्या सीन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में जो लोड लगता है, दैट इज ट्रांसवर्स लोड। जैसे अगर मैं अब इस मेंबर की बात करूं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, है ना, अब इसके जो क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग बात करें, तो इस तरह से जो एक क्रॉस सेक्शन बन रहा है, अब ये एक क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए मैं इसको लेता हूं पी क्यू आर एस, तो क्रॉस सेक्शन क्या है, ट्रांस परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल। अगर मान लीजिए इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे जा रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे जाएगी, एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर एक्सिस इसकी, क्रॉस सेक्शनल एक्सिस ये जा रही है वाई। तो इस क्रॉस सेक्शन नल डायरेक्शन में, है ना, इस बॉडी की, इस बीम की, इस रॉड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड लगता है, दैट आर ट्रांसवर्स लोड, दैट आर ट्रांसवर्स लोड। उस लोड का लाइन ऑफ एक्शन अगर इसके क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये, क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन ये, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी चौड़ाई की दिशा में, तो चौड़ाई का डायरेक्शन क्या है, ये फेस है ये। अब इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, दैट इज ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, वर्किंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन of a body, at a body, at a of a body, of a body, my dear, किसी बॉडी के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लोड वर्क करता है, दैट इज ट्रांसवर्स लोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि इसके कारण इसका बेंडिंग हो जाए, तो बेंडिंग लोड्स भी कंसीडर होने लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर माय डियर, ठीक है। अब डायरेक्ट लोड, अभी और चीजें हैं, डायरेक्ट लोड का भी आपको मुझे बताना है। तो आपने देखा बेंडिंग वाले हो गए, ट्रांसवर्स वाले हो गए, डायरेक्ट लोड बेसिकली कंप्रेशन हो सकते हैं, में टेंशन में हो सकते हैं, है ना, और इसके साथ साथ आपका शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स टाइप के भी हो सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट लोड पे अगर मैं बात करूं आपसे, डायरेक्ट लोड, ठीक है, तो ये आपके कई टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। जैसे आपका ये, जैसे मान लीजिए ये मैं कोई मेंबर ले लिया, ठीक है, ये आपका कोई मेंबर हो गया, ठीक? अब इस पर कोई लोड मैंने लगा दिया W, ठीक है, इसकी अगर मैं लेंथ L मान लूं, लेंथ L मान लूं, ठीक। अब क्या हम आइडिया कि इस पर जब लोड लगा, तो अब ये इसको प्रेस करना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है, ठीक है, दबाना चाह रहा है, और दबाने के बाद इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, सॉरी, इसकी लेंथ में परिवर्तन हो गया, और ये इसकी लंबाई घट गई, इतना यहाँ पे रह गया। अभी पहले यहाँ से यहाँ तक L था, अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए L1 था, ये L2 हो गया, नई लंबाई मिल गई। तो ये जो अंतर आया L1 माइनस L2 इक्वल टू डेल्टा L, अगर हम मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस टाइप का फोर्स है माय डियर, ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है।
तो इस तरह के जो लोड्स होंगे दैट इज कंप्रेसिव लोड हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं माय डियर? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव लोड क्यों बोल रहे हैं? कंप्रेस करना, दबाना, संपीड़ित करना, संपीड़न। तो किसी बॉडी को जब आप कंप्रेस करते हो, दबाते हो, प्रेस करते हो, तो उस समय जो फोर्स आप लगाते हैं वो फोर्सेस जो कंप्रेशन को बढ़ावा देते हैं, कंप्रेस करते हैं किसी बॉडी को, दैट आर कंप्रेसिव लोड। डायरेक्टली इस पे आप लगा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये लोड लगते हैं वो, और दो चीज और कंडीशन पॉसिबल है कि क्या इसकी एक्सिस पर लग रहे हैं, अक्षीय भार होते हैं, या इसेंट्रिक होते हैं, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है, ठीक है। अभी और आपसे बात कर लेते हैं पहले दूसरा, टेंसाइल। टेंसाइल लोड या फोर्स भी कह सकते हो। लोड का सीधा सीधा मतलब आप एक चीज जानिए, फोर्स। अगर कहीं पर लोड की बात हो रही है तो लोड क्या है? बेसिकली सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, whether डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो कंप्रेसिव लोड, अब टेंसाइल लोड में क्या है, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस टेंसाइल का क्या है कि वो प्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद चीजों को स्ट्रेच करता है, खींचता है। जैसे आप किसी रबर का पाइप लीजिए और उसको खींचिए, देखिए वो स्ट्रेच करेगा, फैलेगा, खिंचाव होगा उसमें, ठीक है। तो वो जो फोर्सेस कॉज करते हैं जिसको खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, जिससे उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, कंप्रेशन नहीं, खिंचाव उत्पन्न होता है, दैट आर टेंसाइल फोर्सेस। फर्क इतना है, बस इसको यहां पे ऐसे मैंने ये कोई बॉडी ले ली, ठीक है, ये कोई मान लीजिए रिजिड बॉडी, ठीक है, और मैं इसको, ठीक है। अब यहां पे एक लोड मैंने इधर लगा दिया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसकी लंबाई शुरू में अगर L1 थी, अब ये इस बॉडी को खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। तो खींच रहा है, खींचने के बाद इसकी नई लंबाई मान लीजिए हमें बढ़ गई, मिल गई, ठीक है। जैसे सिंपली आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, लटकते हैं लोग, लंबाई बढ़ाने के लिए लटकते हैं ना लोग, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, इस खिंचाव होता है ना। तो खिंचाव होने के बाद आपकी लेंथ, हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। मान लीजिए नई हाइट इसकी मिल गई L2। चेंज कितना हुआ लंबाई में माय डियर? चेंज हुआ L2 माइनस L1, इसको मैं डेल L से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है माय डियर? बेसिकली इस तरह का जो फोर्स है दैट इज टेंसाइल फोर्स। अब इस पे जो लोड लग रहे हैं इसको टेंसाइल लोड कंसीडर होगा, ठीक है। डायरेक्ट लोड का ये सीन भी होता है, आपको बता दें डायरेक्ट लोड का, कि ये तो कंप्रेसिव टाइप का फोर्स हो गया, टेंसाइल लोड हो गया। डायरेक्ट लोड एक्सिस पे लगता है, किसी बॉडी की एक्सिस पे लगता है, वो डायरेक्ट लोड होता है। ये दो तरह से, उसके एक्सियल भी हो सकता है और अनएक्सियल भी हो सकता है, मतलब इसेंट्रिक भी हो सकता है। जैसे डायरेक्ट लोड में अगर हम बात करें माय डियर, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका कोई बॉडी हो गई, ये रिजिड हो गया, ठीक है। तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्या है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस? वाई। अगर इस पर कोई लोड लग रहा है, W मान लेते हैं, तो वो कैसा फोर्स होगा? एक्सियल होगा ना, ठीक। मान तो हमने एक कंप्रेशन में कॉलम लिया है, अगर मैं बीम ले लूं, ठीक, तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो जाएगी, ठीक है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो जाएगी। और इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, ये देखिए एरो में बना रहा हूं, इस पर इस तरह का फोर्स अगर मैं P लोड यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन लग कहां रहा है?
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर लग रहा है। कहां पर लग रहा है माय डियर? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर लग रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये जो फोर्स है ये सब डायरेक्ट लोड एक्सियल फोर्सेस में कंसीडर होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी अक्ष से हट के लग रहा है, मान लीजिए यहां से नहीं, इसकी अक्ष से थोड़ी सी दूरी हट के लग रहा है, मान लीजिए यहां से यहां पर लग रहा है, इनके बीच की दूरी ई मान लेते हैं, ई सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे लग रहा है लोड, यहां से ना लग के अब यहां पे लग रहा है लोड। इसी तरह से यहां से ना लग के यहां पे लोड लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। जो दूरी होती है इसकी एक्सिस के, बॉडी की एक्सिस से जितनी दूरी हट के लगता है लोड, उस दूरी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इस पर लोड लगता है, अब ये जो लोड लग रहा है दैट इज इसेंट्रिक लोड। इसको क्या, ये कैसा लोड कंसीडर होगा माय डियर? इसेंट्रिक लोड। तो इस तरह से दो लोड आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, एक है आपका एक्सियल लोड और दूसरा है क्या? इसेंट्रिक लोड। क्या है माय डियर? इसेंट्रिक लोड। यहां पे आपने ये चीजें देखी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोड्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे लोड होते हैं, जैसे आपका शियर लोड। ठीक है, शियर लोड होता है, उसको टेंजेंशियल लोड भी कह सकते हैं हम लोग। वैसे तो हुक लोड आ जाएंगे अभी, और भी टॉर्जनल हैं। ठीक है, लेकिन वो सब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी उसका बहुत कोई यूज नहीं है। ठीक है, एक आपका है शियर लोड, या इसको टॉर्जनल लोड भी कहते हैं, टेंजेंशियल लोड भी कहते हैं, टेंजेंशियल लोड। इस चीज को हम समझने को शियर लोड या टेंजेंशियल लोड। क्या होता है शियर लोड, टेंजेंशियल लोड? अगर किसी बॉडी पर कोई ट्रांसवर्स लोड जब लग रहा हो, ठीक है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर उसकी जो क्रॉस सेक्शन है उसको क्या करता है? काटने की कोशिश करता है, उसको काटने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बीम हो गया। ठीक है, अब ये इसका ठीक है, अब ठीक है, अब यहां पे क्या है कि इसका अगर इस प्लेन की बात करें हम लोग, इस प्लेन की, तो ये प्लेन मान लीजिए यहां पे कोई फोर्स लग रहा है ना, मान लीजिए यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, जैसे ए बी सी और डी। अब इसका क्रॉस सेक्शन जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पे कोई फोर्स मैं लगा रहा हूं पी मान का, तो अब ये जो तल है, ये इसका जो दो पार्ट है, ये मैं एम और एन और ये एस कर देता हूं। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है ना, तो बैलेंस कंडीशन में क्या है कि ये पूरी बीम इस फोर्स को बियर कर रहा है। ठीक है, अगर इस लोड के लगने पर भी ये बीम अपने प्रॉपर पोजीशन में बनी हुई है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब पूरी तरह से इस लोड को ये बीम रेजिस्ट कर रही है, तो इस पर ये कहा जाएगा कि बीम इस लोड को बियर कर ले रही है। अब जब इस लोड को बियर कर ले रही है, इसका मतलब इस बीम का जो हर एक क्रॉस सेक्शन है संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, अब ये जो लोड लग रहा है ये क्या करता है कि इस आधे पोर्शन को और इस आधे पोर्शन को काटने की टेंडेंसी रखता है।
ये इसको इधर ले जा सकता है, ये इसको नीचे की तरफ ले जा सकता है, या इसकी रिवर्स पोजीशन भी हो सकती है, ये इसको नीचे ले जा सकता है, ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है माय डियर। तो अब यहां पे क्या होता है आपको बता दें कि चूंकि पूरा एंटायर सेक्शन बैलेंस में है, तो हर एक इसका सेक्शन बैलेंस में होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप सब्जी काटते हैं, आलू काटते हैं, भिंडी काटते हैं चाकू से, तो क्या होता है, एक जो भिंडी आलू के जो तल होते हैं वो एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, सरकते हैं। तो इस दौरान जो फोर्स लगते हैं, दैट आर shear लोड या shear फोर्स, दैट आर shear लोड और shear फोर्स माय डियर, shear फोर्स। ठीक है, ओके माय डियर। तो ये सारी चीजें थी कुछ लोड्स के बारे में। कुछ आपको बॉडी के बारे में बता देते हैं हम लोग, वस्तुएं भी कुछ कंसीडर की जाती हैं, टाइप्स ऑफ बॉडीज, टाइप्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडीज का क्या सीन होगा यहां पर एक आपका लिया जाता है इलास्टिक बॉडी। इसे कहते हैं, क्या है इलास्टिक बॉडी? इलास्टिक बॉडी क्या होता है माय डियर, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे लोड लगाया जाता है और वो उस दौरान लोड के प्रभाव में तो आती है, उस दौरान लोड के इफेक्ट में आके उसमें डिफॉर्मेशन रहता है, लेकिन जैसे लोड को हटा लिया जाता है तो वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो ये बॉडी डिफॉर्म अंडर a load but regain able to regain its primary position अपनी ये प्राइमरी पोजीशन को रीगेन करने की कैपेसिटी रखता है आफ्टर रिमूविंग लोड कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। उसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? इलास्टिक बॉडी। एंड द प्रॉपर्टी कॉल्ड, और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं माय डियर? इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, पता है आप लोग, इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक प्लास्टिक बॉडी, सेकेंड टाइप का है माय डियर, इसे बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होता है भाई साहब? प्लास्टिक बॉडी की अगर बात करें तो इस पे जब लोड लगता है तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंटली हो जाता है, फिर लोड हटा लेने के बाद भी ये वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकता। ठीक है, द डिफॉर्मेशन occurs permanently in this type of body. The deformation forms permanently दोस्तों, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है when applying loads on load in this body, ठीक है। अब मैं इलास्टिसिटी को एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लिया रबड़ है, तो रबड़ को आप खींच लीजिए, डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देंगे वो वापस अपनी प्राइमरी पोजीशन गेन कर लेगा। लेकिन रबड़ के बजाय अगर आप कागज ले लीजिए, फट जाएगा क्या? वो वापस से जुड़ जाएगा छोड़ देने पे? नहीं जुड़ेगा ना। उसमें कांच हो गया, ग्लास हो गया, एक बार आपने उसमें फोर्स लगा के तोड़ दिया तो क्या फोर्स हटाने के बाद वापस से जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ जाएगा। तो वो सब प्लास्टिक बॉडीज में आ जाती हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग लोड इन दिस बॉडी, ठीक है,
The deformation forms permanently on applying load in this body. They do not regain their primary position after removing load, after removal of load. तो दोस्तों यही चीज होती है इसमें कि रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। तीसरी चीज होती है एक रिजिड बॉडी, एक बॉडी और होती है ऑब्जेक्ट, दैट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक। रिजिड बॉडी का क्या सीन होता है माय डियर, कि दे रिप्रेजेंट फुल्ली resistance against a load. They represent full resistance against a load, ठीक है, like impact, एक्सेट्रा, ठीक है। रिजिड बॉडी का क्या सीन होता है, जो रिजिड होती है, दृढ़ होते हैं। ये सब अभी जो आपने देखे इसके पहले जैसे रबड़ वगैरह हो, ये सब क्या थे, फ्लेक्सिबल थे, लेकिन ये रिजिड दृढ़ होते हैं, जैसे दीवार। अब मैंने क्या किया कि इसको मैं इस पे एक मुक्का मारू दीवार पे, तो दीवार का क्या सीन होगा कि उल्टा मुझे चोट लग जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई दीवार रिजिड बॉडी है, यहाँ पे एक तरह फिक्स है वो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड हैं और उनके बीच स्पेस मिनिमम है, डिफॉर्मेशन उसमें बहुत ही लेस होता है, एग्जिस्ट लेस और वेरी फाइन, एग्जिस्ट वेरी फाइन और नील, क्या डिफॉर्मेशन, इसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम या ना के बराबर आप कह सकते हो। अब दीवार को आप मारिए हाथ से तो क्या होगा, आपको खुद ही हाथ में चोट लग जाएगी, और दीवार तो वहीं क्यों रहेगी, दीवार थोड़ी शिफ्ट होने जा रही है, उसमें डिफॉर्म। तो ये आपके रिजिड बॉडी होती है माइंड, ठीक है। तो आज आपने समझा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लोड क्या चीज होती है, लोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और किस टाइप की बॉडीज होती हैं जिन पर लोड लगता है, ठीक है। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिना टाइप्स ऑफ लोड को जाने, बिना बॉडीज के नेचर को जाने, हम किसी भी लोड का कंसेप्ट या किसी भी तरह के और आगे की चीजें प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये आपका बेस क्लियर करता है, जिससे आप प्रिपेयर होते हैं मेंटली आप चीजों को आगे कंटिन्यू करने के। ओके, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बंद कर।